हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, और आज 12वां दिन है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आज थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है कि ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन को मैंने हटा दिया ज्योग्राफी से। अब आपका जो क्वेश्चन रहेगा हाल फिलहाल का जो करंट अफेयर है उसी से रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोखा चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोखा चक्रवात के कारण म्यांमार में भूस्खलन के साथ ही बांग्लादेश के कुछ हिस्से प्रभावित हुए। यह नामकरण लाल सागर के एक बंदरगाह शहर के नाम पर किया गया है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तीसरा कथन भी पढ़ लेते हैं। चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सहयोग का संचालन किया। कर उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो मोखा चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा चाय नहीं, यहाँ कॉफ़ी होगा। साथ ही साथ ये ऑपरेशन सहयोग नहीं, ऑपरेशन करुणा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। मोखा चक्रवात चर्चा में क्यों? हाल ही में मोखा चक्रवात के कारण म्यांमार में भूस्खलन के साथ ही बांग्लादेश के कुछ हिस्से प्रभावित हुए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया। प्रमुख बिंदु इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। मोचा नाम यमन द्वारा दिया गया है, जिसका उच्चारण मोखा के रूप में किया जाता है। यह नामकरण लाल सागर के एक बंदरगाह शहर के नाम पर किया गया है जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये गलत था। और है ऑपरेशन करुणा। करा चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा का संचालन किया। भारतीय नौसेना के 3 जहाज INS शिवालिक, INS कौमारता और INS सावित्री मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सामग्री लेकर म्यांमार के बंदरगाह नगर यंगून गए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चक्रवातों का नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन आप इस पे मोखा चक्रवात की बात नहीं करेंगे, लेकिन चक्रवात की बात करेंगे। कर आरंभ में चक्रवातों को अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर जाना जाता था। दूसरा पॉइंट है उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत वर्ष 2004 से की गई थी। उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण करने वाले 13 देश हैं। तो यहाँ पे ये तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। करा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में 8 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य महासागरीय सतह पर होती है। हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात, चीन सागर में टाइफून, जापान सागर में टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली तथा कैरिबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है। कर उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में इन चक्रवातों की उत्पत्ति की औसत वार्षिक आवृत्ति लगभग 5 है। इनके विकसित होने की संभावना मई, जून तथा अक्टूबर, नवंबर के दौरान सर्वाधिक होती है। कर अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात विकसित होते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चक्रवात मेनली मई जून में, नहीं तो अक्टूबर नवंबर में विकसित होते हैं। ठीक है, कर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति संघनन के दौरान निष्कासित होने के वाली ऊष्मा से होती है। संघनन के समय ऊष्मा की अधिक मात्रा में निष्कासन के लिए वायुमंडल की आर्द्रता का अधिक होना आवश्यक है। फिर है उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामवर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए समुद्री सतह का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ताकि बाष्पीकरण के साथ साथ वायुमंडल की आर्द्रता भी अधिक हो सके और चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित हो सके। अब चक्रवातों के नामकरण कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। कर आरंभ में चक्रवातों को अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर जाना जाता था, परंतु भ्रम की स्थिति होने पर इनके नामकरण की शुरुआत की गई। ठीक है, कर उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत वर्ष 2004 से शुरू की गई थी। दुनिया भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा दिया जाता है। दुनिया में 6 RSMC है, जिनमें से एक भारतीय मौसम विज्ञान, जिसको IMD बोलेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। करा है उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण करने वाले 13 देशों में बांग्लादेश है, ईरान है, भारत है,
म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है, यमन है, मालदीव, कतर और सऊदी अरब, ये 13 देश शामिल है। अब होता है कि ये देश पहले से ही नामों की सूची तैयार कर नामाकरण करने वाली समिति को सौंप देते हैं, यानी साल भर में जो भी चक्रवात आएगा सारा देश अपना एक लिस्ट बना के रखे रहते हैं। ठीक है। करा तत्पश्चात समिति इस सूची से देश के नाम के वर्णमाला क्रम के अनुसार चक्रवातों का नामकरण करती है। अब इस देश इतना जो भी 13 देश है उसको वर्णमाला के अनुसार सजा दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट पे आएगा तो फर्स्ट चक्रवात आएगा तो वह देश उसका नामकरण करेगा, फिर सेकंड पर जिस देश का लिस्ट है तो सेकंड वाले वो करेगा। इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है। सोनडोंग गुफा इस दुनिया में कहाँ है? तो ये वियतनाम में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर वियतनाम होगा। सोनडोंग गुफा चर्चा में क्यों? करा हाल ही में ब्रिटेन के फिल्म निर्देशक एलेस्टियर इवांस की डॉक्यूमेंट्री ए कॉर्क इन द माउंटेन रिलीज हुई। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सोनडोंग की कहानी प्रदर्शित की गई है। प्रमुख बिंदु। करा सोनडोंग गुफा दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है। ठीक है, इसको याद रखना है। करा यह गुफा मध्य वियतनाम के क्वांग विन प्रांत में स्थित है और लगभग 400 से 450 मिलियन वर्ष पुरानी है। करा इस गुफा की खोज वर्ष 1991 में एक स्थानीय वनवासी हो खान ने की थी। अब यह फोंग नह के बंग राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ठीक है। करा इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है और यह पृथ्वी पर किसी भी गुफा का सबसे बड़ा गुफा मार्ग है। करा इस गुफा में कई जटिल व विशाल स्टेलेकाइट्स 80 मीटर से अधिक ऊंचे और इसके अंदर उगने वाले आदिम वर्षा वन पाए जाते हैं। इस गुफा का अपना पारिस्थितिकी तंत्र और मौसम है जो बाहरी दुनिया से अलग है। इनमें लगभग 150 अलग अलग गुफाएं हैं। एक घना भूमिगत जंगल और कई भूमिगत नदियां शामिल है इस गुफा में। ठीक है, एक तरह से ये देखने लायक जगह हो सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। कर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 12,000 किलोमीटर लंबा एक परिवहन नेटवर्क है जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को जहाज, रेल एवं सड़क मार्गों से जोड़ता है। कह रहे वर्ष 2000 में परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ईरान, रूस और भारत ने इसकी शुरुआत की। तो आंसर होगा केवल 2। ठीक है, केवल 2 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। पहला गलती है क्योंकि ये 7200 किलोमीटर लंबा है, बाकी कथनों उसमें जो है सही है। तो यहाँ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। कह रहे ये 7200 किलोमीटर लंबा एक परिवहन नेटवर्क है जो भारत, ईरान, यहाँ पे अजरबैजान हो जाएगा, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के जहाज, रेल एवं सड़क मार्गों को जोड़ती है। वर्ष 2000 में परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ईरान, रूस और भारत ने इसकी शुरुआत की थी। कर बाद में इसमें 10 अन्य देशों को शामिल किया गया। बुल्गारिया को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान समय सदस्य और संबंधित देश। कर आर्मेनिया, भारत, अजरबैजान, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ओमान, रूसी संघ, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन सभी इसके सदस्य हैं। बुल्गारिया इसका पर्यवेक्षक राज्य है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे और भी है क्या है। अन्य परिवहन गलियारे और भी है। यहाँ पे सेंट्रल कॉरिडोर, यह मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से जोड़ता है। फिर है वेस्टर्न कॉरिडोर, अजरबैजान में ईरान के मध्य एक रेलवे नेटवर्क स्थापित करता है जो समुद्री मार्ग से भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक विस्तृत है। फिर है ईस्टर्न कॉरिडोर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के माध्यम से रूस व भारत को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह छठा हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हाल ही में ढाका में हिंद महासागर सम्मेलन के छठे संस्करण का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लेते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधार, उसमें वृद्धि देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इधर देख सकते हैं चर्चा में आखिर क्यों है। तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन, हाल ही में ढाका में हिंद महासागर सम्मेलन के छठे संस्करण का आयोजन किया। कुछ हम लोग ने लगता है गलत पढ़ दिया। डी क्यों है?
अच्छा, कौन सा सत्य है? ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है, डी होगा, क्योंकि कौन सा सत्य है तो एक भी नहीं है सत्य, तीनों सही है। इसके अनुसार सत्य के लिए तो ऑप्शन सी होता। चलिए आगे देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है छठा हिंद महासागर सम्मेलन? हाल ही में ढाका में हिंद महासागर सम्मेलन के छठे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया। प्रमुख बिंदु: इस वर्ष के सम्मेलन का विषय शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदार है, जो कोविड के बाद की स्थिति और रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित है। यह सम्मेलन वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लेते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधार और उसमें वृद्धि देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से स्थायी भविष्य के रोडमैप, शांति एवं समृद्धि के लिए साझेदारी तथा शांतिपूर्ण और टिकाऊ हिंद प्रशांत के लिए गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की गई है। कर सम्मेलन भारत ने हिंद महासागर के सभी देशों की भलाई और प्रगति की प्रतिबद्धता दोहराते हुए भारत की पड़ोसी पहले नीति सागर विजन और विस्तारित पड़ोस के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। आगे देखते हैं हिंद महासागर सम्मेलन का महत्व। कर यह सम्मेलन क्षेत्रीय देशों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंत्र है। यह सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के साथ ही क्षेत्र के प्रमुख समुद्री भागीदारों को एक साझा मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना, क्षेत्रीय राजनीतिक जुड़ाव को बढ़ाना और संकटकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना है। आगे देख सकते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, मतलब आज का छठा क्वेश्चन। हक्की पिक्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हक्की पिक्की एक अर्ध खाना बदोश शिकारी जनजाति है। दूसरा है हक्की पिक्की पितृसत्तात्मक समाज है और इसमें बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है। तीसरा है जनजाति लोग बागरी, कन्नड़ और हिंदी बोलते हैं। बागरी का मतलब होता है दक्षिण भारत के एक अवर्गीकृत आदिवासी इंडो आर्यन भाषा। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये कथन दूसरा शायद गलत है, ठीक है, असत्य। अच्छा, उपयुक्त में कितने कथन असत्य है ये ढूंढना है ना। तो कितने कथन असत्य है यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, तो शायद हमने आंसर इसका गलत फिट कर दिया है क्या। तो केवल 2, शायद इसका आंसर बी होगा, क्योंकि सत्य के अनुसार पर क्वेश्चन किया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन क्या है उसका मतलब क्या है वो यहाँ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मान लीजिए सत्य है, ठीक है। सत्य कितने कथन है, क्योंकि आंसर हमने उसी पे फिट किया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये गलती है, ये मातृसत्तात्मक समाज है और बहुविवाह प्रथा इसमें प्रचलित नहीं है। तो केवल 2 आंसर हो जाएगा, 2 सत्य है, ठीक है। हक्की पिक्की चर्चा में क्यों है? वर्तमान में सूडान गृह युद्ध का सामना कर रहा है। वहाँ कई देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। भारत की हक्की पिक्की समुदाय में भी इसका शिकार है। ये क्या लिखती हैं इसके, भारत का हक्की पिक्की समुदाय भी इसका शिकार है, ठीक है। तो ये कुछ समय पहले चल रहा था। अब है प्रमुख बिंदु। हक्की पिक्की एक अर्ध खानाबदोश शिकारी जनजाति है जो कर्नाटक में विशेषकर वन क्षेत्रों के आसपास निवास करती है। कन्नड़ में हक्की का अर्थ पक्षी और पिक्की का अर्थ पकड़ने वाला होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हक्की पिक्की की जनसंख्या 11,892 है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है। इनमें शिक्षा का स्तर निम्न है। यह जनजाति मूलतः गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से संबंधित हैं। जनजाति के लोग बागरी दक्षिण भारत की अवर्गीकृत आदिवासी इंडो आर्यन भाषा है। ये बागरी कन्नड़ और हिंदी बोलते हैं। यह जनजाति क्रॉस कजिन विवाह को प्राथमिकता देती है। हक्की पिक्की मातृसत्तात्मक समाज है और इसमें बहु विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। विगत 20 वर्षों से हक्की पिक्की लोग जड़ी बूटियों का व्यवसाय करने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए अफ्रीकी देशों की यात्रा करते रहे हैं। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन। जैव प्रदीप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव प्रदीप्ति किसी जीवित जीव के भीतर होने वाले रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रकाश है। सामान्यतः गहरे समुद्री जीवों में जैव प्रदीप्ति व्यापक रूप से पाई जाती है। यह अनूठी घटना अंडमान में हैवलॉक द्वीप, चेन्नई में
मयूर समुद्र तट, कर्नाटक में महू समुद्र तट और लक्षद्वीप में वंगाराम द्वीप सहित भारत के कुछ अन्य समुद्र तटों में दिखाई देती है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है ना जैव प्रदीप्ति से सही है। बायोल्यूमिनियस, तो यहाँ पे सभी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं जैव प्रदीप्ति चर्चा में क्यों। हाल ही में विशाखापत्तनम के पास भीमली समुद्र तट पर जैव प्रदीप्ति नामक अनूठी प्राकृतिक घटना की वजह से एक विशेष चमक युक्त लहर देखी गई। जैव प्रदीप्ति के बारे में इस चमक युक्त लहर को कृष्ण पक्ष के दौरान रात में अनुभव किया जाता है, जो पादप प्लावकों द्वारा समुद्री सतह के प्रकाश को उत्सर्जित करने से उत्पन्न होती है। जैव प्रदीप्ति किसी जीव के भीतर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रकाश है। सामान्यतः गहरे समुद्री जीव में जैव प्रदीप्ति व्यापक रूप से पाई जाती है। कई समुद्री जीव जैसे स्पॉन्ज, जेलीफिश, कीड़े, मछली के कुछ प्रजातियां, एंथ्रोपोडस, एकिनोडर्म्स और एक्कोस्के शैवाल या तो शिकारियों से बचने या शिकार को आकर्षित करने के दौरान जैव प्रदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। यह क्रिया तब होती है जब लूसीफेरेज एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमक उत्पन्न करने के लिए लूसीफेरिन यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करता है। संभावित कारण क्या है? विशाखापत्तनम में घटित जैव प्रदीप्ति की घटना का सबसे संभाव्य कारण नॉक्टिलुका और सेराटियम वंश की डायनोफ्लैजिलेट प्रजातियों में शैवाल प्रस्फुटन है। डायनोफ्लैजिलेट एक स्कैंडियन चक्र का पालन करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप यह घटना रात के दौरान होती है, जो कम रोशनी की स्थिति में दिखाई देती है। यह अनूठी घटना अंडमान में हैवलॉक द्वीप, चेन्नई में थिरुवनमयूर समुद्र तट, कर्नाटक में महू समुद्र तट और लक्षद्वीप में बंगाराम द्वीप सहित भारत के कुछ अन्य समुद्री तटों में दिखाई देती है। अब है आज का 8वां क्वेश्चन। जोजिला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच सभी मौसम में संपर्क स्थापित करने के लिए जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। जोजिला सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क होगी, जिसकी लंबाई 24.15 किलोमीटर नहीं, ये होगा 14.15 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी दिशात्मक सुरंग होगी, ये भी गलत है, ये सिर्फ एशिया का। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य ही कथन, उपरोक्त में कितने कथन असत्य है? तो केवल 2। यहाँ पे भी हमको लगता है आंसर गलत सेट किए हैं। कितने कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा। ठीक है, कितने कथन असत्य है? तो 2 कथन असत्य है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ए नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है तथा लद्दाख एवं कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। जोजिला सुरंग के लाभ। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान जोजिला दर्रा बंद रहता है, जिससे लद्दाख, कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों से गढ़ जाता है, लेकिन अब सुरंग के माध्यम से हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके बनने से यात्रा के समय और दूरी दोनों में कमी आएगी तथा यह NH1 पर श्रीनगर, कारगिल, लेह खंड को हिमस्खलन से मुक्त कर देगी। इस सुरंग के निर्माण से आर्थिक विकास के साथ साथ इन क्षेत्रों का सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण भी सुनिश्चित होगा। आगे है, यह सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है और वर्ष में लगभग 6 महीने हवाई पूर्ति पर निर्भर रहता है। यह सेना को लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करेगा। इस सुरंग के निर्माण से इस क्षेत्र में पर्यटन, स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आइए देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। तो आंसर होगा भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है जो प्रमुखतया मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान जिम्मेदार है। इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी। मौसम विज्ञान के महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख होते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके नई दिल्ली में 4 और पुणे में एक अतिरिक्त महानिदेशक हैं। प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण के लिए मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी में मुख्यालय के साथ एक उप महानिदेशक के अधीन 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है। सितवे पतन कहाँ स्थित है? मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो ये शायद नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी म्यांमार ही होना चाहिए। ठीक है, तो
सितवे पतन चर्चा में क्यों है? केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 मई 2023 को म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक पोत की अगवानी की है। साथ ही कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन से म्यांमार के रखाइन प्रांत स्थित सितवे पतन के बीच मालवाहक पोतों के नियमित पारगमन का भी उद्घाटन किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? यह मार्ग दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इससे दोनों देशों के मध्य परिवहन के साथ साथ बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीप के लिए बेहतर आर्थिक क्षमता की संभावना है। सड़क यातायात पर बोझ कम होने के अलावा समुद्री परिवहन के कारण उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ परिवहन की पर्यावरणीय लागत में कमी आएगी। यह आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सहायक होगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से देख लिया। तो मिलते हैं अगले दिन इकोनॉमिक क्वेश्चन के साथ, और वो भी करंट अफेयर के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही।